हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा द हिंदू से लिया गया है। आर्टिकल है इन फ्रांस समिट फॉर डिप्लोमेसी टेक एंड डाइवर्सिटी। इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनिक इसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयरली न्यूज़ में दिखाई देता है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इट इज़ अ टाइम टू फिक्स द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस। सो यूपीएससी सिविल सर्विस रिफॉर्म जीएस 4 से रिलेटेड है। सो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूपीएससी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर लगातार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। सो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिजर्वेशन प्रोसेस में क्या क्या फॉल्ट हैं, क्या क्या लूप होल हैं, उसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है। 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, वो चारों सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट तो सबको पता है, सॉल्यूशन ज़रूर लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। आप मोर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर लिंक है, डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इन फ्रांस अ समिट फॉर डिप्लोमेसी टेक एंड डाइवर्सिटी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS 2 IR मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, समिट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समिट के बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं होगी। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सो शुरू कर लेते हैं। फ्रांस विल होस्ट ओवर 100 हेड ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स फॉर द 19th फ्रांकोफोनी समिट ऑन October 4-5, 2024। सो आर्टिकल में हम फ्रैंकोफोनिक समिट के बारे में बात करेंगे। इस समिट को फ्रांस होस्ट कर रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स शामिल होने वाले हैं। The summit will take place in Paris and in Villers-Cotterêts, a city where in 1539 King Francois I declared French as a country's official language. So जो summit है वो पेरिस की एक छोटी सी सिटी है उसमें, जिसका नाम है विलर्स कॉटरेट्स, जहाँ पर फ्रैंकोस वन जो कि किंग थे 1539 में, उन्होंने सिटी में फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। वहाँ पर ये समिट होस्ट किया जा रहा है। समिट में मेनली क्या क्या चीज़ें डिस्कस होगी? सो रिन्यूअल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, major digital issue linked to the development of artificial intelligence as well as the need to promote cultural and linguistic diversity. So मेन जो फोकस है वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, मल्टीलैटरलिज्म को रिन्यू करना है, और जो डिजिटल इश्यूज हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड इश्यूज पर भी डिस्कशन किया जाएगा। One of the key messages of the summit will be that far from being barriers or creating divides, multilingualism and cultural diversity foster mutually beneficial exchange and collective thinking and as such should be cherished. So जो major focus है इस summit का वो क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना और उसे चेरिश करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में। ठीक, ये तो अभी जो करंट सिनेरियो था वो हो जाएगा, जिसमें हमने बात कर ली कि कहाँ पर होस्ट हो रहा है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ऑल, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होगी करंट समिट में। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं और यहाँ से आपको अच्छे से नोट्स बनाना होगा। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंडेड इन 1970। The International Organization of La Francophonie is founded in 1970, is an institution organizing relation between countries that use the French language. So basically ये जो institution बनाया गया, जो organization बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया?
जो भी फ्रेंच भाषा बोल रही हैं कंट्री, जो भी स्टेट फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन 1970 में बनाया गया है। द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कॉपरेशन बिटवीन इट्स 88 मेंबर्स स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, 54 full-fledged members, 7 associate member एंड 27 ऑब्जर्वर मेंबर्स। ठीक, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 54 कंट्रीज फुल फ्लेज मेंबर हैं, 27 ऑब्जर्वर स्टेट है और 7 एसोसिएट मेंबर हैं। और जो भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है वो सारी कंट्री इसमें शामिल है। मेनली ऑर्गेनाइजेशन का एम है फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना और इन कंट्रीज जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है इनके बीच में जो रिलेशन है उसे बेहतर करना। दिस एम इज एनश्राइंड इन चार्टर ऑफ ला फ्रैंकोफोनी एंड अडॉप्टेड इन 1997 एट द हनोई समिट। 1997 हनोई समिट में ये जो एम है उसे इंक्लूड किया गया था इनके चार्टर में। चीज़ें क्लियर है? सो ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। Francophony has been promoting democracy, peace, prosperity with the idea of reducing any so-called north-south divide as well as bolstering cultural and linguistic diversity। जो फ्रैंकोफोनी समिट है इसका एक और ऑब्जेक्टिव है वो है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना और जो डिवाइड है नॉर्थ साउथ का, है ना, नॉर्थ और साउथ में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया है। नॉर्थ जो साइड है ज़्यादातर वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं और रिच कंट्री आती है। साउथ जो साइड है वहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती है। इंडिया भी साउथ ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी कर रहा है। सो नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है उसे ख़त्म करने के पर्सपेक्टिव से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। टुडे La Francophonie also provide a cooperation framework for key global issues such as digital technology, gender equality, and economic matters under the leadership of Secretary General Louis Mushikiwabo, former Rwandan Minister for Foreign Affairs। So आज के समय में इसका जो दायरा है उसे बढ़ा दिया है ना। अभी तक के मेनली जो फोकस था वो किस पर था, किस तरीके से पीस इंश्योर किया जा सके, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर किया जा सके, फ्रेंच लैंग्वेज को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे जो ग्लोबल की इश्यूज़ हैं उसे भी इन समिट पर डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, जेंडर इक्वालिटी हो गई, इकोनॉमिक मैटर्स हो गए, ये सारी चीज़ भी अब डिस्कस की जा रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ सेक्रेटरी जनरल लुइस मुशिकिवाबो। ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें यूपीएससी में तो नहीं आती, लेकिन क्या पता स्टेट पीसीएस में आ जाए तो ये आप पढ़ लिख सकते हैं इसको भी कहीं पर अपने नोट्स में। नेक्स्ट है समिट टेक्स प्लेस एवरी 2 ईयर्स। ठीक, हर 2 साल में ये समिट होता है और हर बार जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चेंज होते हैं, रोटेट होते हैं। सो होस्ट हर साल चेंज होगा, रोटेट होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 33 ईयर्स द समिट विल बी होस्टेड बाय फ्रांस। पहली बार 33 सालों में जो समिट है वो फ्रांस होस्ट कर रहा है। अपहोल्डिंग क्रिएट इनोवेट एंड डू बिजनेस इन फ्रांच थीम। सो मेनली जो थीम है इसकी इस बार का जो समिट है उसकी वो है क्रिएट इनोवेट एंड डू बिजनेस इन फ्रेंच, ये थीम रहेगी। Civil society stakeholder will be able to exchange more directly with the summit officials to promote solution and explore new avenue for cooperation। Civil society organization भी directly official से मिल सकते हैं और वो भी इस summit का part है और जो भी उनके issues हैं directly exchange कर सकते हैं for betterment of society। Head of the state and high-ranking official will deliberate in Paris on how to renew multilateralism। मेन जो फोकस है इस बार समिट का वो है मल्टीलेटरलिज्म को किस तरीके से रिन्यू किया जा सके। रिसेंटली जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने अपनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में कहा था कि हमें मल्टीलेटरलिज्म को रिन्यू करने की ज़रूरत है, विच इम्प्लाइज दैट वी मस्ट चेंज द गवर्नेंस कंपोजिशन ऑफ आवर मेन इंस्टीट्यूशन। कैसे करेंगे हम मल्टीलेटरलिज्म को रिन्यू?
हम लोगों को जो हमारे मेन गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और इसलिए फ्रांस ने इंडिया और अदर G4 नेशंस की जो बिड है फॉर परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट किया है, ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके, आज की रियलिटी के हिसाब से उसमें चेंज किया जा सके। इसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल मल्टीलेटरल बैंक्स हैं उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। उन्होंने स्पीच में कहा था कि वर्ल्ड बैंक और IMF में भी रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये बेसिकली आपका कंप्लीट आर्टिकल है। लास्ट में आप जो है यहाँ पर कंक्लूजन देख सकते हैं। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होते हैं, कंक्लूजन अलग से लिख लिया करो और हेडिंग डाल दिया करो ये किससे रिलेटेड कंक्लूजन है। यही कंक्लूजन आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो। Multilateralism, innovation, AI, cultural and linguistic diversity. I believe that all these live Francophonie topics are of shared interest and importance for India and France. The Paris AI Action Summit in 2025 as well as India France Year of Innovation that will launch in 2026 will be important moments to push forward न्यू कलेक्टिव सॉल्यूशन इन दिस फील्ड। ठीक, सो ये बेसिकली कंप्लीट आर्टिकल था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीलिम्स के लिए और इम्पॉर्टेंट है वो है पेरिस AI एक्शन समिट इन 2025 और इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन जो कि 2026 में लॉन्च हो रहा है। ये आपको पूछा जा सकता है UPSC प्रीलिम्स में भी कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कब लॉन्च हो रहा है। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी UPSC में पूछे जा सकते हैं। आजकल थोड़ा सा स्टैटिक आने लगा है। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, इंडिया इसका मेंबर क्यों है? पौंडीचेरी के कारण। ठीक है, पौंडीचेरी किसने एक्वायर किया था? फ्रांस ने। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी फ्रेंच बोलते हैं और इसीलिए इंडिया इस समिट का पार्ट है। चीज़ें क्लियर है? वरना आप बोलोगे कि इंडिया कैसे पार्ट हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इट इज़ टाइम टू फिक्स द UPSC सिलेक्शन प्रोसेस। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 GS4 एथिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली हम सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। UPSC सिलेक्शन प्रोसेस रिफॉर्म के बारे में चर्चा की जाएगी और इसका रीज़न क्या है? एक मोहतरमा है पूजा खेड़कर, जब से उनका केस बाहर आया है तब से UPSC की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अब लोगों को UPSC पे उतना ट्रस्ट नहीं रहा जैस जितना पहले हुआ करता था। पहले UPSC को दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। एक तो एग्ज़ाम प्रॉपर होगी और दूसरा टाइम पे होगी। टाइम पे अभी भी हो रही है, लेकिन अभी UPSC में जब से पूजा खेड़कर केस हुआ है तब से लग रहा है कि हो सकता है कि यार फ्रॉड हो रहा हो और कुछ चांसेस तो हैं कि ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं। ऐसे में अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है? हम अपने देश को हो रहा है। टॉप पर किसे होना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरिट के बेसिस पे वहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन कौन पहुँच रहे हैं? सेल्फ सर्विंग पीपल पहुँच रहे हैं और चीट कर कर ऊपर तक पहुँच रहे हैं। सो ये सेल्फ सर्विंग पीपल जो कि खुद का इंटरेस्ट आगे रखते हैं, नेशन का इंटरेस्ट आगे नहीं रखते, अगर ऐसे लोग पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम में जो करप्शन है वो बढ़ने वाला है ना। पूजा खेड़कर का भी हमने पढ़ा था, सुना था कि किस तरीके से उन्होंने UPSC के साथ फ्रॉड किया है, किस तरीके से उन्होंने सिस्टम के लूप होल्स को यूज़ किया है और जो उनको पर्क्स मिल रहे थे उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही थी। वो ऑडी चला रही थी, है ना। ऑलरेडी उनके पास ऑडी थी, उसके बावजूद भी उन्हें UPSC में सिलेक्शन चाहिए था और उसके लिए उन्होंने इतने अलग अलग तरह के फ्रॉड किए हैं और उसके कारण उनको बाहर कर दिया गया है। सो उसके बाद से ये UPSC सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं और ये आर्टिकल उसी के ऊपर आया है। मेनली जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है और उसी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे इन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कैसे इन्हें एड्रेस किया जा सकता है। उसके 4 सॉल्यूशन दिए हैं, उसे डिस्कस करेंगे। शुरू कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द इमेज ऑफ UPSC एंड द IAS हैज़ टेकन अ सीरियस बीटिंग एवर सिंस द पूजा खेड़कर एपिसोड केम टू द लाइट। मिसेस खेड़कर हैज़ अनविटिंगली exposed the
chinks or rather the gaping holes in the system. When seen along with the NEET fiasco, it becomes clear that India has a huge task ahead in restoring the image of civil service institution of higher learning as well as organization responsible for this national level selection. So जब से पूजा खेडकर एपिसोड हुआ है तब से यूपीएससी आईएएस की जो इमेज है उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। और एक चीज़ क्लियर है कि काफ़ी सारे लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में। अगर आप इसको नीट फियास्को के साथ में देखें तो इंडिया के पास अभी बहुत ह्यूज टास्क है in restoring the image of civil service and institution of higher learning as well as organization responsible for this national level selection. So UPSC और जो एनटीए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करा रहे हैं, इनकी इमेज सुधारना और जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करना, ये इंडिया के पास बहुत बड़ा टास्क है और इसे इंडिया को आने वाले टाइम में ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। While the NEET controversy was one-time mismanagement of an exam paper, the UPSC case has a serious long-term implication for not only the creamy layer concept in the OBC reservation but also for reservation for EWS economically weaker section which were started a few years ago. नीट कंट्रोवर्सी तो वन टाइम मिसमैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन जो यूपीएससी का पूजा खेडकर एपिसोड निकल कर आया है इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, ना ही सिर्फ क्रीमी लेयर कंसेप्ट इन ओबीसी रिजर्वेशन में बल्कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी मिल रहा है लोगों को उसके लिए भी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सर्टिफिकेट होता है इनकम सर्टिफिकेट वो तहसीलदार इशू करता है और इसके बेसिस पे लोगों को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन मिल रहा है और इसमें खूब फर्जीवाड़ा होता है, किसी भी तरह की स्क्रूटनी इसमें है नहीं। वाइल there have also been complaints of candidate fraudulently posing a scheduled caste and scheduled tribe member. This can be verified on the ground. However, this is not the case with EWS or OBC quota system as well as the disability category which can all be gamed. So, complaint तो ये भी है कि भाई SC/ST का सर्टिफिकेट भी लोग बना ले रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन इसे ग्राउंड में क्या किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है SC/ST है या नहीं है। लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है इसमें किसी भी तरह की स्क्रूटनी नहीं हो रही है ग्राउंड लेवल पर और इसी कारण से जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी कैटेगरी में लोग जो है गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। सो जो ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है और लोग गलत तरीके से रिजर्वेशन लेकर के यूपीएससी में सिलेक्शन पा जा रहे हैं। On the income issue, there is still no clarity on whether the candidate income or the candidate's father income is to be considered. एक इशू अभी भी है कि कैंडिडेट की खुद की इनकम कंसिडर की जाएगी और फादर की इनकम भी कंसिडर की जाएगी। क्या दोनों की इनकम कंसिडर की जा सकती है? मान लीजिए कि आप सिलेक्ट हो गए, आईआरएस बन गए, आईआरएस बनने के बाद अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, फादर की इनकम अभी भी कम है, तो क्या आपकी इनकम और फादर की इनकम जुड़ेगी? इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। क्या आप अभी भी ओबीसी बन कर के ही ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी में? मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं वो ओबीसी में ही अप्लाई करते हैं आईआरएस बनने के बाद आईएएस बनने के लिए। सो ऑलरेडी अगर आप जो है आईआरएस हैं तो क्या आप जो है ओबीसी के लाभ उठा सकते हैं? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके कहीं पर भी आंसर्स नहीं दिए गए हैं। सो ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। In our experience, once the status of person is established by a certificate, it is neither reported differently by the applicant nor it is verified by the authorities concerned. एक बार अगर आपका सर्टिफिकेट बन गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का या फिर ईडब्ल्यूएस का, तो ना ही आप जो है उसमें उसे चेंज करवाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपकी इनकम अच्छी हो गई है ना, ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से ज़्यादा इनकम हो गई अब आपकी फैमिली की, आपकी जॉब लगती, तो आप चेंज करवाएंगे क्या? नहीं करवाएंगे। आप तब भी
जो सर्टिफिकेट बना है उसी का इस्तेमाल करेंगे। और जो अथॉरिटी है वो भी इसे वेरीफाई नहीं करती, क्योंकि इनकम तो डायनामिक कंसेप्ट है, इनकम हर साल चेंज होती रहती है। तो उस इस ऑब्वियसली सर्टिफिकेट हर साल बनाना है, लेकिन जो चेंज आया है वो तहसीलदार बाबू जो होते हैं इन लोग कभी देखते नहीं हैं। उन्हें आप पैसा दे दो, वो आपको जो लास्ट ईयर सर्टिफिकेट था उसी के बेसिस पे इस साल भी सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे, किसी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं होता है। In many cases, we have seen candidates failing to clear the exam the first time and then clearing it with an EWS certificate। तो ऑब्वियस है, बहुत सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से नहीं कर पाते हैं, फिर EWS का रिजर्वेशन लेने के लिए बढ़िया सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर EWS कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं। टू मेक मैटर वर्स, द तहसीलदार हु इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग द इनकम सर्टिफिकेट हैज़ नो wherewithal और क्रेडेंशियल्स टू एक्चुअली डू सो। सो जो तहसीलदार को जो पावर दे के रखी गई एक्चुअली वो पावर उसके पास है ही नहीं। बस ये चूँकि एक सिस्टम चला रहा है कि तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो सिस्टम चला आ रहा है और लोग ये सोचते हैं कि यार ऐसे ही इशू होता था तो ऐसे ही आगे भी इशू होगा। सो तहसीलदार को ये जो पावर दी गई है एक्चुअल में उसके पास ये पावर है भी नहीं। इफ़ a candidate OBC father is rich and owns a company worth of money but does not pay personal income tax, there is no way तहसीलदार can get him। अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस है तो ऑब्वियसली अगर वो करोड़ों रुपए भी कमा रहा होगा तो भी वो OBC का सर्टिफिकेट बना सकता है। इवन इंडिया में अंबानी चाहे तो वो भी OBC का सर्टिफिकेट बना सकता है ना। इतना आसान है, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। EWS का भी बना सकता है, जो चाहे वो बना सकता है। डिस्पाइट ऑल दिस क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट टू अपडेट द रूल्स ऑन इनकम एंड डिसेबिलिटी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अभी तक के सरकार ने रूल्स को अपडेट करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया है रिलेटेड टू इनकम एंड डिसेबिलिटी। नाइदर हैज़ देयर बीन एनी स्क्रूटनी ऑफ द केसेस, और ना ही कोई स्क्रूटनी हो रही है। इतना बड़ा केस एपिसोड हो गया तो यूपीएससी को चेंज करने के बारे में विचार करना चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्या पता बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हों जिनको यूपीएससी में इसी रास्ते से, किसी रूट से जो है सिलेक्ट किया जा रहा हो कि तुम लोग तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना लो और तुम्हारा सिलेक्शन हम करवा देंगे। क्या पता कोई रैकेट चल रहा हो। सो वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, और गवर्नमेंट भी इस पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। वॉट वी सी टूडे इज़ देयर फॉर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग इफ मैनी सच केसेस टम्बल आउट नॉट ओनली फ्रॉम सिविल सर्विस क्लोजेट बट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली India does not have proactive system of scrutiny. There is scrutiny only when someone register a complaint. So जो अभी केसेस आ रहे हैं हो सकता है कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। एक्चुअल में जो केसेस हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत बड़ा रैकेट चल सकता है जिसमें लोग पैसे दे करके या फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व हो, बड़े स्तर पर कुछ कांड हो रहा हो, अपने को बिल्कुल नहीं पता है। सो बहुत सारे हो सकता है कि आने वाले समय में हमें केसेस देखने को मिले सिविल सर्विस क्लोजेट से ही नहीं, जब बल्कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी इसी तरह का फ्रॉड चल रहा हो। इंडिया में प्रोएक्टिंग सिस्टम ऑफ स्क्रूटिनी नहीं है। अपन लोग पहले स्क्रूटिनी नहीं करते, कोई कंप्लेंट करता है उसके बाद जांच होती है, पहले से जांच होना चाहिए। कुड मोर ट्रांसपेरेंसी एट एवरी लेवल यूजिंग टेक्नोलॉजी बी द एंटीडोट। क्या हर लेवल पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो पूजा खेड़कर एपिसोड हुआ था उसे रोक सकते थे? अगर ऐसा होता तो वो 12 टाइम यूपीएससी एग्ज़ाम देने में सफल नहीं होती। हाउएवर इट इज़ फैक्ट दैट इवन अ सिक्योर सिस्टम सच as the Aadhaar can be gamed. In 2018, for instance, fake biometric data were used to generate Aadhaar system to fraudulently claim subsidy on LPG and other welfare scheme. So टेक्नोलॉजी को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, लेकिन स्टिल टेक्नोलॉजी बेटर ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जितने लूप होल्स हैं उसे अगर प्रॉपरली एड्रेस किए जाएंगे तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये चीज़ों को रोक सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? सो सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं।
सबसे पहला सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है ऑन बोथ इनकम एंड डिसेबिलिटी, है ना। इसके लिए अगर सरकार चाहे तो एक बॉडी बना सकती है, एक कमेटी बना सकती है with eminent person or institution to help the government reach a consensus on this issue. So एक कमेटी बना ली जाए और उसके बाद क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए जाएं और उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्या है, वी नीड अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन। जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्रोएक्टिव स्क्रूटनी पर फोकस करने की ज़रूरत है और प्रॉपरली वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू अडॉप्ट प्रैक्टिसेस विच आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंपेटेबल विद द टाइम, स्पेशली इन द डिसेबिलिटी कैटेगरी, एंड वी नीड टू यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बेट फ्रॉड। तो प्रॉपरली हमें, है ना, सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए होगा, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोएक्टिवली हमें वेरिफिकेशन करना है, प्रोएक्टिव स्क्रूटिनी करनी है। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट हो उसके बाद आप स्क्रूटिनी कर रहे हैं। इसके अलावा द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड टेक्नोलॉजी मस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर अलाइंग मेंटल डिसेबिलिटी विद इन द डिसेबिलिटी कोटा फॉर सिविल सर्विसेज विच रिक्वायर सीरियस एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिस पर आपको थिंकिंग भी करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो मेंटल डिसेबिलिटी है उसे क्यों अलाउ किया जा रहा है डिसेबिलिटी कोटा में, क्योंकि आईएएस को प्रॉपरली मेंटली साउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई मेंटली डिसेबल है तो उसको आप कैसे अलाउ कर सकते हो, उसे कैसे रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। वी नीड टू इम्पोज सीरियस पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स हु सर्टिफाई पीपल रॉन्गली विदाउट ड्यू डिलिजेंस। सो अगर तहसीलदार कर रहा है या फिर डॉक्टर सर्टिफाई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जो भी सर्टिफिकेट दे रहा है उसके अगर वो गलत तरीके से दे रहा है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाने की ज़रूरत है। इवन जेल तक के प्रोविजंस होने चाहिए, तभी जो है प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस के साथ ये लोगों को सर्टिफाई करेंगे। इट इज़ अ हाई टाइम वी मेड चेंजेस एट द प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल लेवल। सो प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल लेवल पर हमें चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपीएससी में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ये रिफॉर्म नहीं होंगे लोगों का ट्रस्ट दोबारा से रिबिल्ड नहीं होगा यूपीएससी एज अ इंस्टीट्यूशन पे, जिसे अभी तक के कम से कम ये माना जा रहा था कि इंडिया में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर बच्चे ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे अपने मित्र से बात हो रही थी इसी इशू पर, पूजा खेटकर केस पे। तो हम लोग जो है काफ़ी डिस्कशन किए और उसके बाद ये समझ में आया कि ठीक है यार, 5% 10% फ्रॉड हो रहा है, हमारे लिए अब 90% सीट है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट यूपीएससी टाइम पर एग्ज़ाम तो करा रही है। सो यूपीएससी को ये सोचने की ज़रूरत है कि ये 5% 10% जो फ्रॉड हो रहा है जिसमें मेरिट वाले बच्चे होना चाहिए, ये कम से कम ये ख़त्म हो और वापस उसकी जो इमेज है वापस रिबिल्ड हो पाए। और टाइमली एग्ज़ाम वो करा रहा है, एटलीस्ट इतना तो बच्चे डिज़र्व करते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। एक साल पेपर होता है, दूसरे साल मेंस होता है, तीसरे साल इंटरव्यू होता है, चौथे साल रिज़ल्ट आता है और फिर हाई कोर्ट में चला जाता है। सो पंचवर्षीय योजना चलती है स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट के एग्ज़ाम की। एटलीस्ट यूपीएससी टाइमली एग्ज़ाम करा रहा है, ठीक। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।